तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी जीसेंट्रिक। और अब हम लोग आगे की जर्नी हम लोग आगे बढ़ाएंगे हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन की। अभी तक इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या कंप्लीट हो चुका है? बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ जितने भी होते हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन की इनफ इंफॉर्मेशन दे चुका हूं मैं। और मैग्नेटिक सर्क्यूट जो कि रिसेंट ईयर में गेट और ईएससी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोगों ने ब्यूटीफुल तरीके से खत्म कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट चलते हैं। आपको मैं मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ है, मैं वो नहीं बताऊंगा, उसके पहले कुछ चीजें बताऊंगा। देखो इधर, जब भी इलेक्ट्रिकल मशीन पहली बार बना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत पुरानी इंजीनियरिंग तो है नहीं, अभी 150-200 साल पुराना इतिहास है। अगर मैं बहुत ज्यादा अगर उसमें रिवोल्यूशनरी चेंज आया तो वो तो लगभग 100 साल पहले ही आए हैं, इससे ज्यादा की हिस्ट्री नहीं है। 100-150 साल ज्यादा से ज्यादा हम लोग मान सकते हैं। तो किसी ने तो पहली बार सोचा होगा, 150 साल बहुत ज्यादा साल नहीं होता अगर हिस्ट्री के बिहाव पे देखे तो, ठीक है। तो किसी ने पहली बार इलेक्ट्रिकल मशीन का आइडिया आया होगा किसी का माइंड में, किस तरह से सोचा होगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी चीज को बनाने का सोचते हो, या अभी भी आप अगर गेट का तैयारी करने का सोच रहे होंगे या तैयारी कर रहे हैं, तो आप आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपका आइडियल मानसिकता ये होगी कि टॉप 10 में रैंक आए, ठीक है। तो उसी तरह अगर किसी ने मशीन को पहली बार सोचा होगा तो पूरा आइडियल सोचा होगा कि इस मशीन में ये सारी खासियत होना चाहिए। पहली बार तो हम लोग पेसिमिस्टिक तो होते नहीं, हम किसी भी चीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं हम लोग कि सारी अच्छी अच्छी चीज होगी। तो उसी तरह साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार एक आइडियल मशीन की कल्पना करी होगी। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहां पर आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं या आइडियल मशीन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर में भी किसी ने सोचा होगा तो आइडियली सोचा होगा। देखो ये जस्ट ऐसा, मैं ये तो नहीं जानता इतिहास में जाके कि सही में ऐसा सोचा होगा, ये मैं एक प्रिडिक्शन लगा रहा हूं कि क्या ऐसा ही सोचा हो सकता है। और क्योंकि उसको हमको क्या करना है, हमें तो नंबर लेके आना है गेट में और मशीन को सीखना है बहुत अच्छे से, तो हम एक परसेप्शन बनाते हैं जिससे कि एक माइंड में क्लियरिटी बहुत अच्छी रहती है किसी मशीन को लेके। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मशीन अगर पढ़ना है तो आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए जल्दी से आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक आइडियल मशीन की कल्पना करी होगी, क्या कंडीशन है क्या नहीं है वो सब बाद में बताऊंगा, मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपके सामने सबसे पहली बार साइंटिस्टों ने सोचा होगा, कोई भी एक आइडियल इमेजिन किया होगा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो जाए या आइडियल मशीन हो जाए। फिर हम लोगों ने एक आइडियल चीज को पढ़कर उसमें क्या कमी आ सकती है वो सारी हम लोगों ने पता लगाई। तो पहली प्रैक्टिकलिटीज, ये आइडियल मशीन में जो प्रैक्टिकलिटीज है, तो प्रैक्टिकलिटीज नंबर 1 P1 क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस में शॉर्ट इंट्रो दूंगा आपको। हिस्टेरिसिस लॉस मटेरियल डिपेंडेंट होता है। अगर हम ट्रांसफॉर्मर के कोर में अगर आयरन मटेरियल या आयरन से बना कोई अलॉय मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक जो कि यूज करते हैं, सीआरजीओस जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर वो यूज कर रहे हैं हम लोग कोई भी मटेरियल, तो बट ऑब्वियस है उसमें मटेरियलिस्टिक लॉस होंगे ही होंगे, जिसको हम आगे चल के हिस्टेरिसिस लॉस भी बोलते हैं। तो इसको मैं डिटेल वर्जन में पढ़ाऊंगा कि क्या है हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। तो एक इस तरीका लॉस होगा जो मटेरियल बेसिक होता है, मटेरियल बेसिस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस। सेकंड P2 प्रैक्टिकलिटीज नंबर 2 एडी करंट लॉस। हमें पता है कि किसी भी चीज में हमने एक चीज पहले पता कर ली है कि आज तक मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं इन्वेंटेड है इतने लार्ज स्केल पे। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स अवेलेबल है बट मैग्नेटिक इंसुलेटर अवेलेबल नहीं है। अब मैग्नेटिक इंसुलेटर अवेलेबल नहीं तो क्या हम लोग लीकेज फ्लक्स को रोक सकते हैं? फ्लक्स को बिल्कुल नहीं रोक सकते। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में 100% लिंकेज फ्लक्स नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लीकेज जरूर होगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा बाद में कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? कंडक्टर है। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है सारे मैग्नेटिक मटेरियल का? कि वो क्या है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, उसके अंदर एक करंट फ्लो करता है अनफॉर्चुनेट, जो इसको हम लोग सर्कुलेटिंग करंट या फिर एडी करंट बोलते हैं, जिसकी वजह से जो लॉस होता है हीटिंग के फॉर्म में लॉस होता है, तो इसको बोल देंगे हम लोग एडी करंट लॉस। थर्ड प्रैक्टिकलिटीज नंबर 3 जो है दैट इज लीकेज फ्लक्स। इसके ऊपर हमारा शुरू से कंसर्न है। जब मैंने पहला मॉडल पढ़ाया था आपको, एयर कोर टाइप का 2 कॉइल लेके ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल, तो वहां पर भी बताया था कुछ ना कुछ अमाउंट लीकेज में जरूर जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में कम जाता है बट जाता जरूर है। तो लीकेज के बारे में हम देखेंगे, लीकेज का मॉडलिंग करेंगे कि लीकेज को किससे बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट लॉस है कि जो वाइंडिंग रैपअप करी है तो उसके अंदर क्या हो सकता है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्योंकि वाइंडिंग कॉपर की बनी है, इस वजह से कॉपर लॉस। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लॉस नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर 95% हम कॉपर ही यूज करते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? कॉपर लॉस है। अदरवाइज
पावर सिस्टम या ट्रांसमिशन के टाइम पे हम क्या बोलेंगे इसको, ओमिक लॉस या आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले हम लोग एक आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, उसकी क्या कंडीशन है, क्या नो लोड, लोड, उसके ऊपर सारी चीज एनालिसिस करेंगे आइडियली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ेंगे, एडी करंट लॉस पढ़ेंगे, और दोनों लॉस को मिला के क्या होता है, इन दोनों को जब हम लोग प्लस कर देते हैं, हिस्टैरिसीस प्लस एडी, P1 प्लस P2 अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो यही क्या बनता है, कोर लॉस। क्या बनता है ये, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एडी करंट पढ़ेंगे हम लोग, और इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं आपके गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा। अभी पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से क्वेश्चंस यहां से और ज्यादा आ रहे हैं। हर एक साल या तो एक साल छूट जाएगा तो रेयरली छूट जाएगा, अदरवाइज हर एक ईयर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एडी करंट और हिस्टैरिसीस में से। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे इन दोनों को पढ़ने के बाद। फिर चलिए देखेंगे नेक्स्ट, लीकेज, मॉडलिंग ऑफ लीकेज करेंगे। लीकेज से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में जितने भी न्यूमेरिकल करें वहां लीकेज को नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं, बट इसका मॉडलिंग जरूरी है। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग मॉडलिंग, ये काफी कम लोगों को पता होता है लीकेज का मॉडलिंग। नेक्स्ट, कॉपर लॉस, ये बिल्कुल पता होना चाहिए हमें कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस भी हम लोग पता करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में जब चारों को मिक्स कर देंगे इस आइडियल के साथ, इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। क्या बन जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, P1, P2, P3 एंड P4। तो हमारा जो जर्नी चलने वाला है, आप लोग देखिएगा सिलेबस का सीक्वेंस भी मैंने इसी तरह लिखा है कि पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर लिखा है, फिर उसमें हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, लीकेज और कॉपर लॉस मिला के हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे। उसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम बन जाएगा, जब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि ये क्या सही बना है, गलत बन गया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने बनाया सारी चीजें लेके, हमें लग रहा है सही, क्या वाकई सही है, वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन में लाना पड़ेगा। ऑपरेशन का मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम ग्राहक को बेच देंगे या हमारे कस्टमर को बेच देंगे, सेल आउट कर देंगे, बन गया प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, खरीद लीजिए, ऐसा तो नहीं करेंगे। उसके ऊपर सबसे पहले हमारा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि क्या हमने जो मशीन बनाई है वाकई जो मशीन बनाना चाहते हैं हम लोग वही बनी है या गलती से कुछ और बन गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ठीक है, इतना लंबा नहीं जाएंगे हम लोग, अभी आप 4-5 घंटे आपको यही कहानी चलने वाली है। आइडियल के बाद हिस्टैरिसीस, फिर एडी करंट, फिर लीकेज, देन कॉपर लॉस, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे और उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, फेजर भी बीच बीच में देखेंगे। तो आई होप आपको मजा आने वाला अब आगे वाली जर्नी में। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर। सो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर, किसी एक ट्रांसफॉर्मर को आइडियल होने के लिए क्या क्या हमको अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, देखो आइडियल मतलब कोई प्रैक्टिकली एग्जिस्ट तो करता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक कल्पना की, एक इमेजिन किया है, इस वजह से ये सारे हमारे अजम्पशंस है। तो क्या बोल सकते हैं, फॉर अ ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल वन द वेरियस अजम्पशंस आर फॉलो। कुछ अजम्पशंस से आपको बहुत सारी एग्जाम्स में डायरेक्ट लिखने को आता है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट लिखने को आता है, 4-5 कंडीशन, और इंटरव्यू में कई बार पूछी जा सकती है। तो चलिए आज मैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की सारे अजम्पशंस, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर को क्यों आइडियल बोलते हो, क्या अजम्पशंस लेते हैं उस आइडियल होने के लिए, वो सारे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए फर्स्ट नंबर, ऑल द फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द मैग्नेटिक कोर। आपका जो मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर का मतलब इस तरह से आपका एक मैग्नेटिक कोर बनता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी मैग्नेटिक कोर में सारा का सारा फ्लक्स रहे, लीकेज नहीं रहे। इसका मतलब लीकेज नहीं रही है मतलब कि जो भी एयर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा फ्लक्स कहां रहे, कोर में ही कन्फाइंड रहे। ऑल द फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द मैग्नेटिक कोर, इसका मतलब लीकेज फ्लक्स इज नॉट कंसिडर्ड। होता है प्रैक्टिकली, बट हम लोग आइडियल में क्या मानेंगे, कोई लीकेज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड, कोर लॉसेस आर एज्यूम्ड टू बी जीरो। कोर लॉस अभी मैंने बताया कौन कौन से, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। आगे चल के मैं इसको WH प्लस WE से डिनोट करूंगा, कोर लॉस को, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को हम लोगों ने क्या माना है, जीरो माना है। नेक्स्ट, होता नहीं है, माना है हम लोगों ने, ठीक है, आइडियल होने के लिए। कॉपर लॉसेस आर एज्यूम्ड टू बी जीरो। कॉपर लॉस को भी हम लोगों ने क्या माना है, जीरो माना है। कॉपर लॉस का मतलब वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल, कोई भी वाइंडिंग रेजिस्टेंस हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द कोर हैज कांस्टेंट परमेबिलिटी। कांस्टेंट परमेबिलिटी का यहां पे मतलब क्या है कि जो BH कर्व, उसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं हम लोग, जो BH कर्व हम लोगों ने बनाया था, मैग्नेटाइजेशन कर्व
फॉर द कोर इज लीनियर, लीनियर बने, मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या बने, लीनियर बने, बी और एच के बीच में जो बनता है वो क्या बन जाए, लीनियर बन जाए। मतलब इसका देखो एरिया कोई भी नहीं है, मैंने बताया था कि जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा हिस्टैरिसीस लॉस, आगे बताऊंगा। तो अभी इसका कोई भी एरिया नहीं, मतलब लीनियर, डायरेक्टली लीनियर हो जाए। तो परमेबिलिटी कोर हैज कांस्टेंट परमेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर द कोर इज लीनियर। नेक्स्ट, प्राइमरी कनेक्ट, ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी किताबों में ये कंडीशंस नहीं गिवन है, ठीक है। 5th नंबर की ऊपर की सारी कंडीशन आपको मिलेगी बुक्स में। लास्ट कंडीशन क्या है, द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट सोर्स और स्टिफ सोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसफार्मर पर जिस तरफ से हम लोग सप्लाई देंगे, चलिए देखो गाइस, आगे चल के मैं प्राइमरी सेकेंडरी को, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि प्राइमरी जिस साइड से हम लोगों ने सोर्स दे दिया, सपोज करो ट्रांसफार्मर है आपके सामने, दोनों साइड वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। इधर मैंने सप्लाई दे दिया, इधर से मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। तो जिस साइड से सप्लाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। बट आगे चल के मैं प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलते प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, वहां पे एलवीएचवी बोलते। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करते हैं। इस वजह से यहां बोला है कि प्राइमरी इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट सोर्स और स्टिफ सोर्स, जहां पर सप्लाई लगी है, जो सप्लाई लगी है, जो प्राइमरी जिससे कनेक्ट हो रहा है उसके पास कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई है, मतलब जितना चाहे उतना मिल जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि एक ट्रांसफार्मर है अगर आपके पास, और ये सपोज करो प्राइमरी जिसपे सप्लाई दो, प्राइमरी जो सप्लाई दे रहे हैं उसके पास ना तो वोल्टेज खत्म होगा ना ही फ्रीक्वेंसी कम पड़ेगी, जितना चाहिए तुम्हें ले लो, ठीक है। बट प्रैक्टिकलिटी देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा नहीं कि अपने मन मुताबिक जितना चाहे उतना ले लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या ड्रॉबैक्स, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, सब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो अभी ये प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट सोर्स और स्टिफ सोर्स, इसके पास से जितना आपको चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 कंडीशन या 5 कंडीशन फिक्स कर लीजिए, याद रख लीजिए दिमाग के अंदर। ये इंटरव्यू में भी खासा पूछा जाता है, चाहे वो एमटेक के हो चाहे पीएचडी के इंटरव्यू, ठीक है। कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर को मानने के लिए, एक आइडियल ट्रांसफार्मर होने के लिए क्या क्या अजम्पशंस है, व्हाट आर द फॉलोइंग अजम्पशंस टू बी एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आपको 5 पॉइंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग ये सारे कंडीशन देख लिए हम लोगों ने, ठीक है। बाकी हम लोग प्रैक्टिकलिटीज मिक्स करेंगे, उसके पहले हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को पढ़ लेते हैं कि वो होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और इसी में मैं ट्रांसफार्मर एक्शन भी बताऊंगा किस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कंडीशन है, 5 कंडीशन कि एक ट्रांसफार्मर को आइडियल होने के लिए क्या कंडीशन की जरूरत है या क्या अजम्पशन की जरूरत है, वो हम पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो 5। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड पे कैसा बिहेवियर शो करता है और लोडिंग इफेक्ट के ऊपर कैसा बिहेवियर शो करता है। इन शॉर्ट हम लोग ट्रांसफार्मर का क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अगला आधा घंटा आपने अगर अच्छे से सुन लिया, आपने अच्छे से वर्किंग समझ ली, तो आपके लिए काफी आसान चीज बन जाएगी। ट्रांसफार्मर का वर्किंग सिमिलर है, चाहे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो चाहे आइडियल ट्रांसफार्मर हो, थोड़ी थोड़ी कंडीशंस बदलेगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां पर एक कोर मटेरियल होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग रैप अप करेंगे। ये जो कोर मटेरियल काय का बना होता है, सीआरजीओस का मटेरियल होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशंस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सॉलिड पीस उठाया और कोर बना दिया। क्यों करते हैं लेमिनेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में लेमिनेशन करते हैं, वार्निश से कोटेड करते हैं, जिसकी वजह से एडी करंट मिनिमाइज हो। और इसको सीआरजीओस क्यों यूज करते हैं, ताकि हिस्टैरिसीस हमारा लॉस कम से कम हो, मटेरियल लॉस कम से कम हो, अच्छा मटेरियल मिले हमें, ठीक है, जिसका परमेबिलिटी भी ठीक ठाक रहे। तो इसको करते हुए मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हो, सब पढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर वाइंडिंग जब रैपअप करने की बारी आती है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर क्यों ना हम लोग यही वाइंडिंग क्यों रैपअप कर रहे हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। यस, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हमारा जो सिंपलेस्ट मॉडल है, किसी भी कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग अगर करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसका नाम क्या है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर एक और वाइंडिंग कर दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जनरली हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर स्टडी करते हैं हमारे जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ज्यादा अच्छे से समझ में आए, बेहतरी से, ठीक है। अदरवाइज टर्शरी टाइप भी प्रैक्टिकल में यूज होता है। क्या रोल है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, अलग से हम लोग देखेंगे। अभी पूरा का पूरा एनालिसिस किससे करेंगे हम लोग, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का मतलब प्राइमरी सेकेंडरी,
और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और एक और वाइंडिंग आ जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी वाइंडिंग। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कि क्या होगा। कोर दे रखा है, कोर के ऊपर वाइंडिंग रैपअप है, ए और बी वाइंडिंग, ये ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, सी टर्मिनल और डी टर्मिनल। अभी स्विचेस ओपन है, आप देख सकते हो स्विचेस, जैसा मैंने ट्रांजिट में पढ़ाया था, स्विचेस ओपन है। जिस साइड में हम लोग सोर्स अप्लाई करेंगे उसको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी, और जिस साइड में लोड कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। अगर मैं सोर्स को उधर रख देता तो वही सेकेंडरी क्या बन जाती है, अब प्राइमरी बन जाती। इन शॉर्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक आर्बिट्ररी टर्म यूज करी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट प्रैक्टिकली हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी से नहीं बात करते, हम किससे बात करते हैं, HV and LV, हाई वोल्टेज साइड या फिर लो वोल्टेज साइड, इन दो चीजों से बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा, वर्किंग कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, ए और बी इस तरीके से। एक और चीज बता दूं कि सेंस ऑफ वाइंडिंग जो है वो भी बड़ा ध्यान रख के हम लोग बनाते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है सेंस ऑफ वाइंडिंग का, वो आगे चल के देखेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर तैयार है क्या, साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स। क्या तैयार है, साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स। क्या करता है, वोल्टेज, वोल्टेज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल प्रेशर, एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर का काम करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स देगा, प्रेशर डालेगा ताकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से फ्लो हो। ठीक है, तो एक साइनोसॉइडल हमारे पास क्या है, सप्लाई वोल्टेज, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, V1 बोल दिया। उसके बाद जैसे ये स्विच क्लोज कर दूंगा, जैसे ये स्विच क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इस वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1 टर्न्स इसको बोल देते हैं, इधर कितना है, N2 टर्न्स। पहले से जितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 टर्न्स, इस साइड में N2 टर्न्स। ठीक है, तो इधर वाले पोर्शन को 1 से मैं डिनोट करूंगा, इधर वाले पोर्शन को 2 से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे ही मैं स्विच क्लोज कर दूंगा, जैसे ही मैं स्विच क्लोज कर दूंगा तो सप्लाई वोल्टेज से क्या फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि क्लोज पाथ मिल गया करंट को, तो करंट का फ्लो होगा जब क्लोज पाथ मिल जाए, तो एक आई नोट करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। कौन सा करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, आई नोट करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। और जैसे आई नोट करंट फ्लो होगा, जैसे ही आई नोट करंट फ्लो होगा, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग रैपअप करी जिसमें हमने करंट दे दिया, तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या होगा, हमारा फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट होगा। बट उसके पहले क्या होगा, जैसे ही V1 हम लोगों ने अप्लाई किया, जिसका नेचर क्या है, साइनोसॉइडल, इसका नेचर क्या है, साइनोसॉइडल नेचर का। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल देंगे, करंट फ्लो हुआ। जो पहला करंट ट्रांसफार्मर में जाने वाला है इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन करंट, एक्साइटिंग करंट या फिर एक्साइटेशन करंट, एक्साइटिंग करंट बोल देते हैं इसको, एक्साइटिंग करंट। ठीक है, तो जैसे ही करंट जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न N1 है, करंट आ चुका है, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, MMF प्रोड्यूस हो गया। दैट इज MMF क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, N1 into I0। और इसी MMF के बाद क्या होता है, MMF is the cause due to which magnetic flux flow। जैसे ही MMF बिल्डअप हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करने लग जाएगा, फ्लक्स फाई क्या होने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स फाई कहां फ्लो करेगा, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे हम लोग करेंगे, ये हमारा राइट हैंड रूल में चारों फिंगर आप वाइंडिंग के ऊपर रखिए करंट की डायरेक्शन में और उनको क्लोज कर दीजिए, तो जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, यहां से फ्लक्स फ्लो होने वाला चीज दिखाएगा। फ्लक्स इस तरीके से फ्लो होगा फ्लक्स और वापस रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन दैट इज फाई नॉट, और ये वापस से अभी इस तरीके से फाई नॉट फ्लो करेगा। ठीक है, तो पूरे कोर के अंदर क्या हो गया, फाई नॉट फ्लक्स फ्लो करने लग गया। जैसे फाई नॉट फ्लक्स ये जो इसको बोल देते हैं फाई नॉट फ्लक्स, ठीक है, फ्लो करने लग जाएगा। फाई नॉट की वजह से, क्योंकि ये क्या है, टाइम वेरिंग, क्योंकि ये भी क्या रहेगा, ये अगर ये करंट और फ्लक्स काफी क्लोजली रिलेटेड है, तो इस वजह से करंट का जो नेचर होगा वही नेचर क्या होगा, फ्लक्स का होगा। और करंट का नेचर क्या है, साइनोसॉइडल नेचर है, इस वजह से फ्लक्स का भी नेचर क्या होगा, साइनोसॉइडल, मतलब टाइम वेरिंग फ्लक्स है। और टाइम वेरिंग फ्लक्स किसी वाइंडिंग से अगर लिंक हो रहा है, इसका मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और वहां पे EMF जनरेट होगा, और वो EMF क्या कहलाएगा, दैट इज E1 EMF प्रोड्यूस होगा इस साइड में।
ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सपोज मैं यहां पर क्या ले लेता हूं कि यहां पर जो करंट है आई नॉट करंट को मैं ले लेता हूं आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, और फाई नॉट को मैं क्या ले लेता हूं फाई नॉट इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। दोनों काफी क्लोजली है, इसका मतलब अगर करंट जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं करंट जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्लक्स भी जीरो। अगर करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है करंट और फ्लक्स काफी क्लोजली रिलेटेड है, तो करंट पर काफी हद तक क्या कर रहा है फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, क्लोजली डिपेंडेंसी, स्लाइट नेग्लिजिबल हटा दे तो उसके बाद सारा का सारा डिपेंडेंसी फ्लक्स पे है, ठीक है। तो इसका मतलब लीकेज अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि आइडियल है सारा का सारा फ्लक्स कहां से जाएगा कोर पाथ से ही जाएगा। इसका मतलब आई नॉट इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो फाई नॉट इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो E1 प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा माइनस N1 डी फाई नॉट बाय डी टी, ठीक है, डी फाई नॉट बाय डी टी। कहां पे यहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि जस्ट लाइक यहां पर जो पोलरिटी होगी ये पोलरिटी प्लस और माइनस E1 की रहेगी, ठीक है। लेंज लॉ का अपोजिशन वगैरह वो बाद में डिस्कस करता हूं, अभी हम लोग E1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में लेंज लॉ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पर E1 जो आ जाएगा E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस N1 डी बाई डी टी, फाई नॉट की वैल्यू क्या रख दे फाई एम साइन ओमेगा टी रख दिया हम लोगों ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू यहां से माइनस N1 फाई एम बाहर, और यहां पर क्या आ जाएगा बाहर क्या आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dt है तो ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा भी क्या आएगा बाहर आएगा। तो यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं E1 इक्वल टू N1 फाई एम ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा टी। इस माइनस को मैं कहां लिख देता हूं कॉस के साथ लिख देता हूं। और आपको मैंने नेटवर्क में दो रिजल्ट पढ़ाए थे, नेटवर्क में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पढ़ाए थे जब मैंने एसी एनालिसिस में, तो वहां से मैंने बोला था कि साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री अगर हो जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, और कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 हो जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। ये दो रिलेशन मैंने पढ़ाए थे जो कि आज यहां पर यूज होंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है क्योंकि मेरा जो करंट या फ्लक्स है जो साइन के फॉर्म में है, तो मुझे अगर फेजर बनाना पड़ेगा तो या तो साइन में हो चाहे कॉस में हो। फेजर की क्या कंडीशन होती है कैसे बनता है सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं कहां पे नेटवर्क में। आपको अगर नहीं पता हो तो आप जाके एसी एनालिसिस का पार्ट खोलिए यूट्यूब पे और आपको मिल जाएगा कि कैसे फेजर बनता है, क्या कंडीशन होना चाहिए फेजर ड्रॉ करने की। तो अगर फ्लक्स साइनोसॉइडल है और मुझे एक फेजर बनाना है आगे चल के, तो मुझे ईएमएफ भी काय में चाहिए साइनोसॉइडल फंक्शन में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इस माइनस कॉस को रिप्लेस करूंगा, माइनस कॉस को कैसे रिप्लेस करता हूं साइन ओमेगा टी माइनस ले रहा हूं तो माइनस साइन होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू N1 फाई एम ओमेगा, यहां पर माइनस कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकला है किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है ये E1 क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। और इंस्टेंटेनियस अगर लिखना चाहे हम लोग तो देखो इधर इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, ये जो भी आगे साइन या कॉस के आगे जो भी ये सारी चीज होती है क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग E1 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और हमें चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर में या जो भी घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारी, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, वो किस फॉर्म में आते हैं आरएमएस के फॉर्म में आती है। तो मैक्सिमम को अगर मुझे आरएमएस में कन्वर्ट करना था, अगेन ये रिलेशन कहां पढ़ा हम लोगों ने नेटवर्क में पढ़ा है। तो यहां पर E1 आरएमएस क्या आ जाएगा, E1 आरएमएस अगर निकालना है तो यहां पर E1 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तो यहां पर E1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा N1 फाई एम ओमेगा डिवाइडेड बाय √2, और √2 का क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये ओमेगा जो है यहाँ पे ये ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्या लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो यहां पर N1
फाई एम 2 पाई एफ इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी E1 बाय डिफॉल्ट इकाई में है RMS में, तो यहां से √2 पाई एफ फाई एम और N1 नंबर ऑफ टन्स। तो इस तरीके से EMF इक्वेशन आ जाएगी। बट आप बोलोगे सर हमने तो कौन सी सुनी EMF इक्वेशन 4.44, तो चलिए पाई इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो चीज भी आ जाएगा आपका कि यहां पर E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.44 5F N1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो रिलेशन है, चाहे दोनों फॉर्म में आप याद रख सकते हो, चाहे इस फॉर्म में √2 पाई के फॉर्म में याद रखें या चाहे 4.44 के फॉर्म में याद रखें। बट जब से न्यूमेरिकल डेटा आया है या जब से वर्चुअल कैलसी आया है तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे पाई या √2 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारे पास EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर आ गई है। अब देखो यहां पे एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि यहां से कई बार बार्क वगैरह में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो EMF इक्वेशन हमारी आती है ट्रांसफॉर्मर में, उसमें जो फ्लक्स होता है वो कौन सा होता है, RMS, पीक, एवरेज, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखने का, एम लगाया मैंने, मैक्सिमम फ्लक्स है ना, क्योंकि फाई एम देखो कहां से है, फाई एम क्या चीज है, फाई एम साइन ओमेगा टी मैक्सिमम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कई बार बार के इसरो के एग्जाम से छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। चलिए अब देखते हैं सिमिलरली अगर हमारा यही फ्लक्स सेम फ्लक्स कहां लिंकअप कर रहा है, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंकअप कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंकअप कर रहा है, और अभी ये क्या है, ओपन है। ठीक है, अभी यहां पर ओपन है, बट इस वाली वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वही फ्लक्स इधर जा रहा है। तो यहां पर भी क्योंकि फ्लक्स टाइम वेरिंग है और कंडक्टर रखे हुए हैं, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो वहीं पर भी लगेगा। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि E2 इक्वल टू माइनस N2 d फाई नॉट बाय dt। तो यहां से भी सेम रिजल्ट आएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, E2 इक्वल टू √2 पाई एफ फाई एम N2। ठीक है, और अगर इन दोनों का जब रेशो कर दें हम लोग, इक्वेशन नंबर हमारी 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का रेशो कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों का रेशो कर देंगे तो E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, नॉट N2 डिवाइडेड, N1 डिवाइडेड बाय N2। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। और इसी रेशो के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसी को इक्वल करके हम क्या लिखा जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आगे चल के थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें तो यहां पर EMF पर टन, ये क्या है, EMF पर टन इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू √2 पाई एफ फाई एम। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, ये क्या है, EMF पर टर्न, इसको क्या बोलते हैं, ET को क्या बोलते हैं हम लोग, EMF पर टर्न। EMF पर टर्न में देखना E1 बाय N1 करें या E2 बाय N2 करें तो √2 पाई एफ फाई, पाई भी कांस्टेंट है, √2 भी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट पहले से हो जाए, फ्लक्स भी अगर कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब EMF पर टर्न क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बराबर है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के EMF पर टर्न क्या होते हैं, बराबर होते हैं। EMF पर टर्न का मतलब E1 डिवाइडेड बाय N1, E2 डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, तो अब मैं लेंज लॉ के आगे बात करता हूं कि किस तरीके से हम लोग लेंज लॉ को इसके अंदर देखते हैं। पोलरिटी मार्किंग में अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया जरूर दे दूंगा आपको कि पोलरिटी मार्किंग कैसे होगी, बट इसको डॉट कन्वेंशन वगैरह सारे में ऑटो ट्रांसफार्मर के पहले पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूं किस तरीके से, क्योंकि मैंने अभी डायरेक्शन नहीं बनाई है। यहां पर E2 की डायरेक्शन प्लस माइनस E2 ऐसा भी हो सकता है या माइनस प्लस E2 ऐसा भी हो सकता है। कैसा होगा अभी बता देता हूं मैं कि इस तरीके से कैसे हो सकता है सारी चीजें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा है, पूरा बोर्ड रफ कर दिया है और कुछ जो समरी है, समरी पॉइंट थे वो सारे के सारे मैंने उठा लिए। जस्ट I0 इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, फाई नॉट इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, E1 इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, जो ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। मैंने क्या करा, उसका समरी ले लिया है। सिमिलरली E2 क्या है, E2 साइन में E2 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और EMF पर टर्न क्या है, E1 बाय N1 E2 बाय N2 इक्वल टू √2 पाई एफ फाई एम। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का EMF पर टर्न क्या है, कांस्टेंट है। चलिए उसके बाद दो पॉइंट लिखे मैंने, पहला है लेंज लॉ, एनीथिंग क्रिएटेड
एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन द सेम डायमेंशन। एक लेंज लॉ पहले पढ़ाया था, दूसरा लेंज लॉ यही है, दोनों एक ही बात बोलते हैं, ऐसा नहीं कि दो लॉ हो गए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दुनिया में कोई भी चीज क्रिएट अगर हो रही है तो वो अपने जो भी जिस भी कॉज से क्रिएट हुई उसको अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है, आपको यह ध्यान रखना, लेंज लॉ क्या है, और इन दी सेम डायमेंशन, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से ही, दैट इज लेंज लॉ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन दी सेम डायमेंशन। चलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, सीधी मुद्दे पे आते हैं हम लोग कि यहां पर क्रिएट क्या हो रहा है। यहां पर क्रिएट हो रहा है E1, बैक ईएमएफ बोल सकते हैं इसको हम लोग, या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसी को हम लोग बैक ईएमएफ कहां बोल देंगे, डीसी मशीन में। अभी क्या बोल देंगे हम लोग, इंड्यूस ईएमएफ बोल देंगे। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ E1 क्रिएट हो रहा है, ये किसकी वजह से क्रिएट हो रहा होगा, ये क्या फ्लक्स की वजह से क्रिएट हो रहा है? जी हां, फ्लक्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, आई नोट की वजह से। और आई नोट किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज से। मतलब E1, देखो E1 अगर फ्लक्स से हम लोग बोल सकते हैं कि जनरेट हो रहा है तो फ्लक्स को अपोज करेगा, बट यहां पे फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर है, करंट का यूनिट एम्पेयर है। उसके बाद ये करंट किससे क्रिएट हो रहा है, V1 से, जिसका यूनिट क्या है, वोल्ट। मतलब E1 भी कायम है वोल्ट में और V1 भी कायम है वोल्ट में, तो इन दी सेम डायमेंशन को अपोज करेगा। तो E1 किसको अपोज करना चाहिए, V1 को अपोज करना चाहिए। और यहीं पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है और यहीं पे अलग अलग किताबों के राइटर अलग अलग चीजें ले लेते हैं और यहीं से सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आप डीपी कोठारी पढ़ोगे तो अलग साइन नोटेशन है, अगर आप पीएस भीमरा पढ़ोगे तो अलग साइन नोटेशन है, कोई और बुक पढ़ोगे तो अलग साइन नोटेशन है। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि क्या है असल में। सपोज यहां पर, और एक और पॉइंट मैंने लिखा है ऑब्वियस है कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इट लैग बिहाइंड कंसर्न फ्लक्स बाय 90 डिग्री। अपने कंसर्न फ्लक्स से क्या करेगा, ये 90 डिग्री लैग करेगा। देखो फ्लक्स 0 डिग्री पे है तो ये 90 माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज में लैग करना, माइनस साइन फॉर लैग। मैं ऑलरेडी नेटवर्क में पढ़ा चुका हूं, 90 डिग्री लैग कर रहा है, 0 डिग्री पे है, तो अपने फ्लक्स से जो भी इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो 90 डिग्री लैग बिहाइंड होगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, बार बार आपको ये चीजें ध्यान रखना है। बट आपने कोई बहुत सारी किताबों में क्या दे रखा है कि इंड्यूस ईएमएफ तो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो चलते हैं उस कंट्रोवर्शियल चीज पे किस तरीके से होगा। सपोज करो हम क्या बोलते हैं कि यहां पर नेटवर्क केवीएल घूम जाए थोड़ी देर के लिए, केवीएल घूम जाए तो यहां पर V1 माइनस E1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E1 क्या हो जाएगा, N1 d phi नॉट बाय dt, d phi नॉट बाय dt। तो बहुत सारी किताबें इसमें जो माइनस साइन हम लोग लेते थे वो लेते नहीं है, फिजिक इसमें सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल देते कि हाँ अपोजिशन हो रहा है। तो इस वाली थ्योरी, ये थ्योरी है। दूसरा थ्योरी क्या है कि केवीएल तो लिखा जाता है V1 माइनस, ये नंबर 1 थ्योरी, सेकंड थ्योरी में लिख रहा हूं, V1 माइनस E1 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा E1। और यहां पर ये माइनस साइन किसका लगेगा, अपोजिशन का, ठीक है। ये क्या लगेगा, अपोजिशन का माइनस साइन लगेगा और इसको लिख सकते हैं N1 d phi नॉट बाय dt, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, ये दो थ्योरी चलती है जिसमें एक में होता है V1 इक्वल टू E1 और डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और V1 इक्वल टू माइनस E1, और ये माइनस साइन केवीएल का नहीं है। केवीएल से तो क्या होता है, V1 इक्वल टू E1 ही आता है, बट ये माइनस साइन क्यों लगाया, हम लोगों ने लेंज लॉ के लिए एडिशनली लगा दिया है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू है, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड से देखने का नजरिया और ये है सर्किट से देखने का नजरिया। बात एक ही चीज की हो रही है कि अपोजिशन होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेफरेंस ले रहे हैं ताकि थ्रू आउट हमारा जो थ्योरी वो किस पे डिपेंडेंस रहेगा, इस बात पे हमारी लड़ाई है। तो चलिए, तो ये वाला जो है पहला चीज जिसमें सिर्फ माइनस साइन नहीं आके इस तरह से आएगा, तो ऑब्वियसली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लेग की जगह क्या आ जाएगा, लीड आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ लीड कर जाता है, ये क्या है, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू।
और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हम लोग चलेंगे उसमें क्या है, V1 इक्वल टू ये जो माइनस साइन है ये दैट इज अपोजिशन, यही माइनस इधर रिफ्लेक्ट करेगा N1 d phi नॉट बाई dt फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो पिछला डेरिवेशन जो किया जिसमें हमने क्या बात करी कि इट लैग बिहाइंड 90 डिग्री बाय कंसर्न फ्लक्स, तो ये क्या है हमारा फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ने का क्या फायदा होता है, फिजिकल चीज को हम लोग फिजिकल कॉन्सेप्ट को एनालिसिस और इंटरनल बिहेवियर ऑफ ट्रांसफॉर्मर को एनालिसिस करना आसान होता है। इस वजह से हम लोग हमारा जो रेफरेंस, मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है, बहुत सारी किताबों में ये फॉलो किया है, बहुत सारी किताबों में ये फॉलो किया है, ठीक है। तो अब हमारी इस जर्नी में मैं क्या फॉलो करूंगा, इस चीज को मैं फॉलो करूंगा, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारी चीजें करेंगे। इसका मतलब हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, हमेशा लैग करेगा। अगर आपने कहीं लीड पढ़ रखा है पहले से तो आपने गलत नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, वो भी सही है, बट आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें नहीं पढ़ ले, कुछ थ्योरी इधर से पढ़ ली, कुछ थ्योरी उधर से पढ़ ली और मिक्सिंग हो गया, सब कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। आपको एक रेफरेंस लेके चलना है। तो दोनों ही चीजें सही है, किसी में लीड करता है किसी में लैग करता है, हम लोग लैग वाला पढ़ेंगे, मतलब फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इधर अभी ये सारी चीजें हो गई, आपको क्लियर हो गई। अभी फेजर बनाते हैं, फेजर के पहले मैं एक और चीज समझा देता हूं कि ये जो मैंने बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ E2 प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, इसके बारे में अभी कंफ्यूजन है। तो चलो ये कंफ्यूजन दूर करता है थोड़ी देर के लिए। सपोज करिए, लोडिंग नहीं कर रहा हूं, अगर मान लो मैं स्विच क्लोज करूं तो मुझे क्या करना है कि जो इंड्यूस ईएमएफ, जो भी यहां इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा वो करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, करंट किस साइड से जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि प्लस माइनस ऐसा होगा तो करंट इधर से जाएगा, और माइनस प्लस ऐसा हो जाए करंट इधर से जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी क्या डिसाइड करा, करंट किस डायरेक्शन से जाएगा, और करंट उस डायरेक्शन से जाएगा जिसमें ये जो फ्लक्स है इसको अपोज कर सके। अब फ्लक्स को अपोज करना है, इस वाले फ्लक्स को अपोज करना है, इसका मतलब आपका जो यहां से जो फ्लक्स बनेगा, सो कॉल्ड फ्लक्स बनेगा, अभी बना नहीं है, मैं कल्पना कर रहा हूं कि चलो बन गया थोड़ी देर के लिए ना, सपोज कर रहा हूं। तो फ्लक्स क्या दिखाएगा कि ऊपर की साइड जाने वाला φ2 इधर से जाना चाहिए, φ2 इधर से जाना चाहिए, ठीक है। अपोज तभी होगा, इस φ0 को अपोज कब करेगा, जब ये φ0 इस φ2 क्या आ जाए, इसके सामने आ जाए। मतलब कि हमारा इस वाइंडिंग से जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कहां होना चाहिए, उसका डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए, अपोजिट टू दी φ0 फ्लक्स। तो ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर ये ऊपर है मतलब अंगूठा ऊपर है तो चारों फिंगर यहां कर्ल होनी चाहिए। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस तरह से करंट का डायरेक्शन बनना चाहिए, इस तरह से करंट का डायरेक्शन बनना चाहिए, इस तरह से करंट का डायरेक्शन बनेगा। इसका मतलब इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि जस्ट लाइक अ वोल्टेज सोर्स है जिससे करंट निकल रहा है, ये करंट इधर जाएगा, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा तो ऐसा होगा, करंट इधर से आएगा, जस्ट लाइक वोल्टेज सोर्स के। वोल्टेज सोर्स में करंट कहां से जाता है, वोल्टेज सोर्स में प्लस और माइनस, ये वोल्टेज सोर्स है तो करंट प्लस से जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जा रहा हुआ प्लस है तो हम क्या बोल देंगे, प्लस यहां पे माइनस इधर और E2 ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब एक तरफ से करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है प्लस में, और दूसरी तरफ प्लस से निकल रहा है, ठीक है। तो ये मैं आगे चल के डॉट कन्वेंशन भी बताऊंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर करूंगा ये सारी चीजें। अभी इस बात का ध्यान रखिए कि जो सेकेंडरी साइड में इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, जो सेकेंडरी साइड में इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, वो उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करने के बाद जो प्लस माइनस की जो पोलैरिटी वो कैसे डिसाइड होगी कि जो भी फ्लक्स बनेगा आने वाले टाइम में जब लोड होगा तो वो फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, अपोजिट टू दिस फ्लक्स। जब तक अपोज नहीं करेगा एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता है, जब तक अपोजिशन नहीं होगा एनर्जी कन्वर्जन नहीं होगा, तो अपोजिशन चाहिएगा। तो इस φ0 को अपोज करने वाला फ्लक्स का डायरेक्शन होना चाहिए। उस डायरेक्शन में होने के लिए करंट किस तरह, राइट हैंड कर्ल रूल से बता दिया करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए हमारा। और जैसे ही करंट का डायरेक्शन मार्क कर दिया, इसका मतलब जस्ट इमेजिन इसको कर लीजिए वोल्टेज सोर्स जैसा कि प्लस से करंट जाता रहेगा, तो प्लस और माइनस इस तरह से पोलैरिटी सेट हो जाएगी। बाकी जब मैं ऑन लोड पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में बता दूंगा, जिसको समझ में आया ठीक है, अदरवाइज मैं आगे चल के फिर बताऊंगा लोड में, ठीक है। जब मैं नो लोड पे, क्योंकि इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता है इसका, क्योंकि जब तक करंट नहीं आएगा जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका पोलैरिटी जब मैं लोडिंग पढ़ाऊंगा, ऑन लोड पढ़ाऊंगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और यहां पर आपको समझ में आ गया कि E1 किसको अपोज कर रहा है, V1 को, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या कर दिया यहां पे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारी चीजें ले ली कि दोनों क्या हो रहा है, V1 इक्वल टू माइनस E1, और इसी को लेके हम लोग फेजर बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अपोजिशन के कम होगा तो तुरंत वापस फुलफिल कर देगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं, फेजर बनाते हैं अब जल्दी से हम लोग। तो फेजर हम लोग क्या करते थे, मैंने जब फेजर एनालिसिस बताया आपको नेटवर्क में, तब आपको चीज बताई थी कि जब सीरीज पढ़ाए थे, सीरीज RLC सर्किट पढ़ाए थे, कॉमन क्या था वहां पे, करंट कॉमन था,
तो हम लोगों ने रेफरेंस क्या लिया था, करंट लिया था, और अगर पैरेलल आरएलसी पढ़ाया था तो मैंने रेफरेंस क्या लिया था, वोल्टेज रेफरेंस लिया था। तो यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में इंड्यूस ईएमएफ कौन सा फ्लक्स से क्रिएट हो रहा है, अभी ये φ2 आया नहीं है अभी, है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं, अभी φ2 आया नहीं है ये अभी, ये तो मैंने जस्ट इसकी पॉलिटी के लिए बात करी थी, वो आगे चल के बता दूंगा और एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस फ्लक्स की वजह से दोनों इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारा रेफरेंस क्या है यहाँ पे, φ0 क्या है हमारा रेफरेंस है, दैट इज φ0 अवर रेफरेंस, ठीक है। φ0 हमारा क्या है, रेफरेंस है। उसके बाद यहां पर φ0 होने के बाद इंड्यूस ईएमएफ E1 और E2 कैसे क्रिएट हो रहे हैं हमारे, 90 डिग्री लेग बिहाइंड। तो 90 डिग्री लेग बिहाइंड का मतलब है कि जो हमारा फेजर रोटेशन है उसका एंटी क्लॉकवाइज फेजर रोटेशन होता है, और तो यहां पर हम क्या बना सकते हैं, E1 और E2 बना सकते हैं, E1 और E2। अब E1 और E2 में कौन बड़ा होगा, डिपेंडिंग ऑन द टर्न रेशो, ठीक है, कौन बड़ा होगा। अभी थोड़ी देर के लिए E2 अगर मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया है, E2 अगर थोड़ा सा नीचे बनाया है, इसका मतलब N2 ग्रेटर देन N1 मान लेता हूं मैं, है ना, बाकी डिपेंडिंग ऑन द टर्न रेशो। तो जो भी बड़ा रहेगा तो नीचे की थोड़ा लेंथ उसका बड़ा हो जाएगा। तो 90 डिग्री लेग बिहाइंड, तो माइनस 90 डिग्री हो गया, क्लॉकवाइज में घूमते हैं माइनस एंगल, ठीक है। उसके बाद I0 कहां है, जहां फ्लक्स है वहां है, जहां चाहे वहां रहा, इसका मतलब जहां फ्लक्स वहां करंट। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि करंट I0 तो हमारा कहां रहेगा, इसी में रहेगा। अब आप बोलोगे सर हमने तो करंट ऐसा पढ़ा है जिसके दो कंपोनेंट करें, वो आएगा आगे चल के आएगा, अभी आइडियल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं है, ठीक है। अब चलिए, तो यहां पर V1 क्या होगा, -E1, और माइनस साइन का मतलब, वेक्टर में माइनस साइन का मतलब 180 डिग्री क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब अगर मुझे -E1 बनाना है तो जस्ट अपोजिट कर दूं मैं, इसको मैं जस्ट अपोजिट कर दिया, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, माइनस साइन का मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट, एकदम अपोजिट, ठीक है। तो मैंने उतनी ही लेंथ का क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, और इसी को आगे चल के हम क्या बोल देंगे, V1 बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे, V1 बोल देंगे, ठीक है। तो हमारे इस फेजर डायग्राम से क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है फ्लक्स से, और इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो देखो फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन आया, सप्लाई वोल्टेज आया, बिल्कुल लीड कर रहा है, देखो सबसे पहले। उसके बाद क्या डेवलप हुआ होगा, उसके बाद ही करंट और फ्लक्स डेवलप हुए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद करंट और फ्लक्स में तो रिलेशन क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, इस वजह से दोनों एक ही फेज में है, दोनों एक ही फेज में, और वो क्या कर रहे हैं, लेग बिहाइंड करके, क्योंकि उसके बाद आ रहे हैं। उसके बाद प्रोड्यूस हुआ E1 और E2, तो उसके बाद E1 और E2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमें क्या करता है, परफेक्ट फिजिकल कॉन्सेप्ट देता है, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे, कि किसके बाद क्या आ रहा है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली भी क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज पहले आएगा, फिर करंट आएगा, फिर फ्लक्स आएगा, फिर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एमएमएफ भी तो आएगा, अरे एमएमएफ आ चुका है ना, जैसे ही करंट आया, नंबर ऑफ टर्न्स तो पहले से ही थे ना, N1 इंटू I0 आ ही जाएगा एमएमएफ के बाद। एमएमएफ इज द कॉज ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो, फ्लक्स आ चुका है, E1 आ चुका है। तो ये फेजर डायग्राम हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है कि सप्लाई वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, फिर फ्लक्स आ रहा है, फिर इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। तो चलिए गाइस, इसी तरीके से हमारा ऑन लोड आइडल ट्रांसफार्मर खत्म होता है। इसमें 2 नोट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी।